चुड़ैल की दुख भारी कहानी। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। रामखेलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर में बाहर निकली और रामखेलावन जी की ओर देखकर बोली, बाबू बाबू, भुजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई हैं। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने रामखेलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही रामखेलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुंचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो रामखेलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेशर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी रमेश बाबू की साइकिल वहां रुकी। रमेश बाबू को देखते ही रामखेलावन जी दौड़कर रमेशर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जेरमी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को घर में बाहर बुलवाया। वह काफी शांत थी पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे ये क्या? रामखेलावन जी की बहू घबरा कर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ, मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर रामखेलावन जी की काफी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल रामखेलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेशर बाबू काफी गंभीर लग रहे थे। वे रामखेलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या न करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रामखेलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली पर यह क्या अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गईं। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थिति हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था, शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे ये क्या, अब तो मेरी शामत आ गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा, कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी लीला समाप्त हो गई थी। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तुम इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तुम तो बकस इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तुम मुझ पर छोड़। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे कूद कर चाटने के बाद जाने लगा। तो 5 रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गाँव वालों